लाठीचार्ज के बाद पूरे बिहार का करीब 10 घंटे तक ब्लैकआउट करने के बाद हड़ताली कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति को बहाल तो कर दिया, लेकिन आज सुबह से फिर बवाल शुरू हो गया। बिजली बोर्ड के सीएमडी और पटना के डीएम को कर्मचारियों ने बोर्ड परिसर में से बाहर कर दिया। वहीं लाठीचार्ज में जख्मी 2 कर्मचारियों की मौत होने की खबर के बाद हंगामा और बढ़ गया। हालांकि पटना के डीएम ने जख्मी कर्मचारियों की मौत की खबर को महज अफवाह करार दिया। पटना में बिजली कर्मचारी अपनी मांग को लेकर बिजली भवन के पास जमा हुए और उनकी बिजली विभाग के अफसरों से भिड़ंत हो गई। कर्मचारियों ने बिजली विभाग के जीएम एसकेपी सिंह को दौड़ा कर पीटा। कल लाठीचार्ज के विरोध में बिहार के 14,000 बिजली कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया था, जिससे पूरे बिहार में घंटों ब्लैकआउट रहा। बिजली कर्मचारियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा था, जिसके विरोध में कल पटना में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया था। आरजेडी सांसद रामकृपाल यादव बाढ़ पीड़ितों की ओर से सरकार का ध्यान दिलाने के लिए जल सत्याग्रह शुरू कर चुके हैं। रामकृपाल यादव ने जल सत्याग्रह उस वक्त शुरू किया जब बाढ़ धीरे धीरे कम हो रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के पीएम पद के उम्मीदवार बनने का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिहार की जनता बीजेपी का शासन देख चुकी है। बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कांग्रेस के चरणों में गिरने वाले हैं। गुजरात और देवेगौड़ा बनने के लिए नीतीश कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक आतंकी यासीन भटकल को लेकर पुलिस बिहार के दरभंगा पहुंची है। भटकल ने धमाकों के बाद दरभंगा में छिपने का ठिकाना बनाया था। कोलकाता में रैगिंग के चलते छात्रों की मौत के खिलाफ आज स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार रैगिंग के खिलाफ और सख्त कानून बनाए। पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी की ताजपोशी पर नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। नीतीश ने कहा कि उन्होंने 3 महीने पहले ये जता दिया था कि बीजेपी मोदी के नाम का ऐलान करेगी। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार बनने के बाद भी मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिला, मुश्किल लग रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। आसाराम ने कल राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। आसाराम नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में न्यायिक हिरासत में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। आसाराम के वकील ने बताया कि याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। पिछले हफ्ते एक कोर्ट ने 72 साल के आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्हें 1 सितंबर को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। फर्जी दस्तावेज के जरिए भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ आरोप अब 24 सितंबर को तय होंगे। दिल्ली गैंगरेप के दोषियों के वकील एसपी सिंह ने तालिबानी बयान दिया है। एसपी सिंह ने कहा है कि उनकी बेटी अगर शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाती है तो जिंदा जला देते। लड़कियों के पहनावे पर वकील साहब ने बेतुकी नसीहत दी। मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे तो मैं ऐसी बहन और बेटी को पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत। सीपीएम नेता वृंदा करात ने एसपी सिंह के बयान पर कहा है कि ये निंदनीय है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस तरह के वकील का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बारे में सोचना चाहिए। एसपी सिंह के बयान की सीनियर वकील गीता लूथरा ने भी निंदा की है। लूथरा ने कहा है कि एसपी सिंह को इस तरह का बेतुका बयान देना नहीं चाहिए था। दिल्ली गैंगरेप के वकील के तौर पर एसपी सिंह ने फैसले पर कहा था कि चूंकि आरोपियों के पास धन बल नहीं है, लिहाजा उन्हें सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। गैंगरेप के चारों दोषियों को कल दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों के वकील का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर हो गए हैं। इसके अलावा कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। नक्सली छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को पार करके आए थे। जब उन्हें घेरा गया तब वो पश्चिमी मलकानगिरी के पहाड़ियों में कैंप लगाकर बैठे थे।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल के थंगल बाजार इलाके में एक भीषण बॉम्ब धमाका हुआ है। शाम 7:30 बजे के करीब हुए धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। इम्फाल बॉम्ब धमाके में 21 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की ज्यादातर प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू में 12 घंटों की ढील के बाद हालात पटरी पर लौटने लगे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने कल मुजफ्फरनगर जाएंगे। प्रधानमंत्री भी करेंगे दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर का दौरा। सोमवार को सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलसे मुजफ्फरनगर में पीड़ितों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाने पर नाराज आडवाणी को मनाने की कोशिशें तेज हो गई है। सुषमा स्वराज और अनंत कुमार आडवाणी से मिले। सुषमा ने कहा आडवाणी नहीं है नाराज। लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है जिससे साफ साफ उनकी नाराजगी झलक रही है। आडवाणी ने लिखा है कि राजनाथ की कार्यप्रणाली को लेकर वो खासे नाराज हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर कहा है कि समुद्र मंथन से अमृत बाहर आ गया है। शिवसेना ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर पहले ही हामी भर दी थी। ताजपोशी के बाद अब मोदी के सामने एनडीए का कुनबा बढ़ाने की चुनौती है। नाराज येदियुरप्पा को भी बीजेपी में लाने की कोशिशें तेज हो गई है। मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर डीएमके खुश नहीं है। करुणानिधि ने कहा है कि उनकी पार्टी मोदी का समर्थन नहीं करेगी। डीएमके सांप्रदायिकता का विरोध करती है और वो अपनी इस विचारधारा पर अड़िग रहेगी। नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान होते ही गांधीनगर में उनकी मां भी काफी खुश हुई। मां ने अपने बेटों और नाती पोतों के साथ मिठाई खाई। मोदी के परिवार वालों ने घर के बाहर जमकर जश्न मनाया और पटाखे भी फोड़े। मोदी के पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। मोदी के नाम का ऐलान होते ही भोपाल में भी कार्यकर्ताओं ने जोश और उमंग देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय में ही वर्कर्स ने जमकर जश्न मनाया। जयपुर के बीजेपी कार्यालय में मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे फोड़े और जमकर मिठाइयां बांटी। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। इसके अलावा पटना, अमृतसर, बेंगलुरु में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए थे। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ के लोगों को सौंपी उनके घर की चाबी। चंडीगढ़ में झुग्गी पुनर्वास योजना के 8,448 लोगों को दिए गए घर। न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात को भारत ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा भारत ने 26/11 के आतंकवादी हमलों की जांच के लिए पाक के एक न्यायिक आयोग को 23 सितंबर को मुंबई का दौरा करने की भी अनुमति दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मारी बाजी। डीयू की 4 सीटों में से 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा। कांग्रेस की एनएसयूआई को मिली सिर्फ 1 सीट। डीयू चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर एबीवीपी की जीत। वहीं सचिव पद पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में एबीवीपी ने जमाया कब्जा। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के ही उत्कर्ष चौधरी की जीत हुई। इसके अलावा एबीवीपी के राजू रावत ने संयुक्त सचिव पद पर कब्जा जमाया, जबकि सचिव पद पर एनएसयूआई की करिश्मा ठाकुर की जीत हुई। यूपी के नोएडा में रेप पीड़ित परिवार से खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री ने की बदसलूकी। पुलिस की लापरवाही से नाराज रेप पीड़ित के पिता मंत्री कैलाश यादव से शिकायत करने पहुंचे तो उल्टे मंत्री जी ने पिता को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली। गैंगरेप के बाद पीड़ित लड़की का कोई अता पता नहीं है। मामले में पुलिस की अनदेखी के चलते जब मंत्री जी के सामने रेप पीड़ित के पिता ने यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए तो इस पर मंत्री जी आग बबूला हो गए। नैनीताल के कॉर्बेट जंगल क्लब में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से 8 कॉल गर्ल्स और 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दलालों के कब्जे से 2 लाख रुपए भी मिले। सेक्स रैकेट में पकड़ी गई लड़कियां दिल्ली और एनसीआर की है। पुलिस के मुताबिक कॉल गर्ल्स मंगाने वाले लोग लालबत्ती गाड़ी सवार थे। रिसोर्ट के रजिस्टर में किसी तरह की कोई एंट्री नहीं की गई।
शोपियां में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में युवक की मौत के बाद हुर्रियत ने बंद का ऐलान किया है। सेना ने शोपियां, पुलवामा और कुलगाम में कर्फ्यू लगा दिया है। गोरखपुर में बंद किए गए रेलवे क्रॉसिंग को खोलने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने दिल्ली से बरौनी जा रही वैशाली एक्सप्रेस रोकने की कोशिश कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। दिल्ली में कर्ज में डूबे कारोबारी परिवार ने चलती कार में खुदकुशी कर ली है। कर्ज में डूबा ये कारोबारी अपने पूरे परिवार के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। रास्ते में इस कारोबारी ने पहले अपने दोनों बेटों और पत्नी को जहर खिलाया और फिर खुद भी जहर खा लिया। जहर खाने के बाद जब इसका असर हुआ तो कारोबारी का कार पर से कंट्रोल खो गया और गाड़ी नहर में जा गिरी। कार नहर में गिरने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। बस एक बेटा बच सका है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के कारोबारी आलोक वर्मा पर काफी कर्ज हो गया था। कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे थे। लॉन्ग ड्राइव पर निकले आलोक ने अपने भाई को फोन पर बता दिया था कि काश उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता और नहीं होता तो उन्होंने पहले से ही जहर खा लिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता के लिए एक सही माहौल की जरूरत है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के साथ बीती रात एक बैठक की थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की है कि वो श्रीलंका से बातचीत के दौरान श्रीलंका की जेलों में बंद 97 मछुआरों की रिहाई के मुद्दे पर बातचीत करें। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मनाने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद से आजम खान नाराज चल रहे हैं। आजम ने मीडिया के सवालों को नजरअंदाज कर दिया। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में भी दरार आ गई है। आगरा में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी आजम खान नहीं पहुंचे थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में सांप्रदायिक हिंसाओं के बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहा है कि त्योहारों के मौके पर राज्य सरकारों को विशेष रूप से अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली में फिर दागदार हुई है खाकी। नंदनगरी इलाके में घर में घुसकर पुलिस वाले ने महिला से की रेप की कोशिश। आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ। जम्मू में खाकी पर लगा गैंगरेप का बदनुमा दाग। जम्मू के रियाशी इलाके में 3 पुलिस वालों ने खाकी की धौंस दिखाकर लड़की को एएसआई के घर ले गए और वहां पर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। घटना पर गुस्सा आए लोगों ने रियासी पोना राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल में लड़की से रेप की पुष्टि हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में हुए इजाफे का कानपुर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बैनर पोस्टर लेकर लोगों ने किया विरोध। 200वां टेस्ट खेलने से पहले क्रिकेट के भगवान ने मसूरी में मनाया अपना नया आशियाना। मसूरी में बना है सचिन का नया बंगला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है। कल तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में ₹1.63 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी में वैट जोड़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम ₹76.06 और मुंबई में ₹83.63 प्रति लीटर हो जाएगा। पेट्रोल की नई दरें आधी रात से लागू हो गई हैं। तेल कंपनियां अब डीजल और रसोई गैस के दामों में भी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं। डीजल के दाम में ₹3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में देश में फल, सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरत के सामान के दाम और तेजी से बढ़ सकते हैं। पिछले 3 महीनों में पेट्रोल के दाम में ये लगातार 7वीं बढ़ोतरी है। कंपनियां एलपीजी के दाम ₹50 प्रति सिलेंडर तक बढ़ा सकती है। चैंपियंस लीग T20 में बीसीसीआई ने फैसलाबाद वुल्व्स के खिलाड़ियों को वीजा देने पर सहमति दिखाई है। पहले किया था वीजा देने से इनकार।